इससे पहले हम लोग जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ेंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले उसके लिए बहुत सारे चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ओके, उसमें हम लोग को समझना पड़ेगा, कुछ टर्म है, उसमें से पहला टर्म है क्या, वेव समझना पड़ेगा। अब वेव के बारे में तुम क्लास 10 से ही थोड़ा मोड़ा जानते हो, नहीं जानते हो तो अभी हम तुमको अच्छा समझा देंगे सिमुलेशन के जरिए। इसको तरंग भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये सब तुम इस टाइप का देखे होगे क्लास 10 से, ठीक है। तो वेव क्या है, जैसे साउंड क्या है, वेव है। लाइट क्या है, वेव है। वाटर के ऊपर जो पानी तैरती है ऐसे करके ऊपर ऐसे लहरें उठती है, वो भी क्या है, वेव है। सर वेव में कैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे? अब देखो, मैं तुमको सिमुलेशन दिखा दूंगा, उसके बाद बात करेंगे। पहले डेफिनेशन सुनो क्या है। जैसे मुझे देखो, कोई भी मैटर के अंदर दो तरह की नेचर हो सकती है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और अगर मुझे एनर्जी तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफर करना है तो हमको यहां से वहां जाना पड़ेगा। देखिए, हम पार्टिकल है, तुम पार्टिकल हो, और हम अपनी एनर्जी को उठा करके तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमको एक दो तरीका है इसका करने का। एक तरीका तो ये कि हम यहाँ से वहां जाएं और तुमको एक थप्पड़ मारे, मेरी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी में, तुम्हारे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी गया एक जगह से दूसरी जगह और एनर्जी ढोकर गया, एनर्जी ढोकर गया, ठीक है। माने, लेकिन दूसरा तरीका भी है, बिना गए वहां पर हम तुमको एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिना गए। बोलो, बिना यहां से वहां पार्टिकल गए एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। साउंड क्या है, एनर्जी ही तो है। और हम तुमको बोल रहे हैं, यहां पर हवा है, क्योंकि साउंड के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए ना, हवा है ना। तो हम बोल रहे हैं तो मेरी बात तुमको सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि साउंड एक एनर्जी है, और एनर्जी ही देखो क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए कंपन करना जरूरी है। कंपन हमारा वोकल कॉर्ड कर रहा है। अब वोकल कॉर्ड क्या कर रहा है, हवा के एक पार्टिकल को हिला रहा है, और हवा का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिला रहा है, दूसरा पार्टिकल तीसरा पार्टिकल को हिला रहा है। इस तरह करके वो एनर्जी तुम्हारे कान तक या तुम तक पहुंच जा रहा है। नहीं तो क्या यहां पर हम वहां गए, बट एनर्जी जा रही है। ओके, तो वेव एक तरीका है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का, लेकिन वहां पे मीडियम का पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। पार्टिकल ऑसिलेट करता है, कंपन करता है, लेकिन जहां पर है वही रहता है, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो चला जाता है। एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। समझ रहे हो? इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं तुमको दिखाता हूं। तुमने पानी में इस तरह का देखा होगा, देखो सिमुलेशन मैं तुमको दिखाता हूँ। वेव्स, हाँ यार, पानी में इस तरह का वेव तुम क्रिएट होते हुए देखे होगे। देखिए, इस तरह का वेव क्रिएट होते ऊपर में, ऊपर से देखो, देखिए वैसा। और वेव क्रिएट होता है कि ना होता है? रुको, इस तरह का वेव क्रिएट होते पानी में तुम देखे होगे, जो ऐसे ऐसे चलती रहती है, देखते हो कि नहीं? ऐसे ऐसे तुमको एक शांत जल लो, एक पत्थर फेंको, उसमें वेव ऐसे बनेगा, ऊपर वाटर के सरफेस के ऊपर वेव बनेगा, ठीक है। वेव में पानी ऐसे उठेगा, ऊपर उठेगा जाएगा, उठेगा जाएगा। वो एक तरह का वेव है, उसको वाटर रिपल्स बोलते हैं या वाटर वेव बोलते हैं। वाटर के अंदर भी वेव होता है, वाटर के ऊपर भी वेव होता है, ठीक है। लेकिन वाटर के ऊपर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल है, वो कॉमन है चीज है। अब तुम क्या करो, मैंने बोला ना कि उसमें जब वाटर वेव जा रही है तो तुमको क्या लगेगा कि पानी यहाँ का उठ के वहां जा रहा है, लेकिन यहाँ का पानी वहां उठ के नहीं जाता है, क्योंकि पार्ट बोला ना कि वहां पे मीडियम पानी है, लिक्विड है। वो पानी का मॉलिक्यूल जहां है वहां रह करके वो ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे कंपन करता है, ऐसे ऐसे, लेकिन कहीं जाता नहीं है, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल डिस्टर्ब करता है, दूसरा पार्टिकल। इसको ऐसे समझो जैसे कि एक लाइन में 100 लोग खड़े हुए, जैसे स्कूल में बच्चे लोग खड़े होते हैं, बदमाश बच्चे से होते हैं, इस एज के बच्चे तो बहुत बदमाश होते हैं। मान लो कि एक कोना का बच्चा डिस्टर्ब किया, ओके, पढ़े के लिए खड़ा हुआ है, एक बच्चा का मान एक धक्का मार दिया, अब ये धक्का उस कोना तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये इंसान जहां था वही रहेगा। धक्का पहुंचा कि नहीं पहुंचा, धक्का मतलब कि डिस्टर्बेंस, एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर हो गया वहां तक। और लास्ट में तुम्हारा दुश्मन कोई दोस्त रहा होगा तो उसको डिस्टर्ब कर दिया तुम, यही से तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका, इसी को वेव बोलते हैं। वेव में बच्चे को अक्सर करता है, वेव होगा तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। नो 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 नो, कोई जरूर नहीं है। वेव ऐसे भी, जैसे अभी साउंड बोले ना, साउंड में पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है, और वेव जाता भी वैसे ही, एनर्जी उसी ट्रांसफर होता है। ओके, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन यानी कंपन भी ऐसे ऐसे होता है, और वेव का मोशन भी उसी डायरेक्शन होता है, पैरेलल होता है। उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हिंदी में इसको अनुधरी तरंग कहते हैं, अनुधरी तरंग। तो ध्वनि जो है एक अनुधरी तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड, ठीक है। और पानी के अंदर जो वाटर, पानी के सरफेस के ऊपर जो वाटर बनता है, जो वेव बनता है, उसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे ऐसे होता है। अब वेव जाता रहा ऐसे, देखो कैसा ऑसिलेशन, ऐसे ऐसे होता रहता है, और वेव जा रहा है आगे। तो पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के डायरेक्शन के
परपेंडिकुलर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। कौन वेव? अनुप्रस्थ तरंग है। याद आया? लाइट भी एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है। ओके, लेकिन लाइट के अंदर पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं होता, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो लाइट भी एक वेव है। अरे समझा? तो वेव क्या है? वेव के अंदर पार्टिकल बिना पार्टिकल का नेट डिस्प्लेस हुए बिना, नेट डिस्प्लेसमेंट हुए बिना एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। इस विधि का नाम है वेव। ठीक है, तो वेव मिशन के अंदर याद रखना है। ठीक है, तो मैं पानी वाला एग्जांपल दे रहा था कि पानी के अंदर शांत जल लो, शांत जल में एक पत्थर फेंको, वेव पैदा हो जाएगा, उस पर एक पत्ता रख दो, सूखा पत्ता या कोई चीज ऐसा रख दो जो तैर सकता है। ठीक है, और छोड़ दो, हवा नहीं चला चाहिए बस। ओके, छोड़ दो तो तालाब में भी कर सकते हो। अगर पानी हवा ना चले और तालाब एकदम शांत है, तुम किनारे में बैठे हुए हो, अब पत्थर फेंको या कुछ फेंको, उससे वेव पैदा होगा और तुम वहां पे एक पत्ता रख दो। पत्ता जहां, पत्ता हिले डुलेगा लेकिन पत्ता जहां है वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। हाँ, हवा रहेगा तो हवा उड़ा के ले जाएगा। हेलो, आप बोल रहे हैं हवा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझिए? तो वेव मोशन के अंदर पार्टिकल का बिना नेट डिस्प्लेसमेंट हुए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इससे पता चल गया आपको पत्ता जहां है वहीं है, यानी वहां का पानी हिल डोल रहा है बट कहीं जा नहीं रहा। बात याद आना इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी को या डिस्टर्बेंस को या मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का दो तरीका है। एक तरीका है जो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। ओके, दूसरा तरीका है कि पार्टिकल के नेट डिस्प्लेसमेंट हुए बिना, माने पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जहां पार्टिकल था कंपन कर रहा है लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेव। तो वेव एक तरीका है जिससे ऊर्जा को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह बिना विस्थापन किए, माध्यम के कण को बिना विस्थापन किए पहुंचाया जाता है। एक तरीका है। वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। ओके, मोड मतलब तरीका, विधि। ओके, तो ये हो गया वाटर वेव, ये ट्रांसवर्स वेव है। अब एक और दिखाता हूं वेव, ये दो वेव ऑन स्ट्रिंग देखो, देख रहे हो? वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन, हाँ या लो, ठीक है, ऑलराइट। इसको बोलते वेव ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रस्सी नहीं होता, रस्सी, रस्सी, वेव ऑन अ स्ट्रिंग। बहुत काम का चीज है ये ना, हमेशा इसका यूज करते हैं। देखो ऐसा, ये रस्सी है, देखो बेटे, खूब नानी का जो खा के आइए, देखो देखो, ये हुआ वेव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वेव, इसमें देखो ये मीडियम है, रस्सी मीडियम है, सॉलिड है ये, तो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन वेव जा रहा है ऐसे। ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। तो वेव ऑन स्ट्रिंग जो है इसको बोलते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग, ये ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर हो गया? फिजिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग 11th क्लास में। ओके, पढ़ोगे, समझा मिस्टर? अरे समझा? ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। सिरिंग भी बोल सकते हो, शीर्ष या सिरिंग। ओके, या इसको गर्त बोलते हैं। गर्त कहते हैं ना, गर्त में जाओ, मतलब डूब जाओ, गर्त में जाओ। गर्त में नीचे वाले को, ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रफ। ठीक है, हाँ, ये है ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट ट्रफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडल वेव में कंप्रेशन और रेरफेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब दिखाता हूँ, कहाँ, ये तो वाटर वेव हो गया, इसमें वाटर वेव में भी क्रेस्ट ट्रफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसका ये वेव हो गया, ये साउंड वेव है। देखो साउंड वेव, देखो साउंड वेव देख रहे हो? देखो ये एयर के पार्टिकल है, किसके पार्टिकल है? एयर के पार्टिकल है। एयर के पार्टिकल कभी रुके नहीं रहता है। एयर के पार्टिकल में तो गैस है ना, गैस के पार्टिकल का एनर्जी बहुत होता है। तो गैस दुनिया में हर चीज का पार्टिकल मोशन कर रहा होता है, रुकता है नहीं। सुनते हैं केमिस्ट्री में कि पार्टिकल ऑफ द मैटर ऑलवेज कंटिन्यूअसली इन मोशन, वो हमेशा गतिशील रहते हैं, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल हो, चाहे गैस के पार्टिकल या लिक्विड के पार्टिकल। वही है कि सॉलिड के पार्टिकल कम मोशन करते हैं लेकिन एक जगह रह करके करते हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल तो आवारागर्दी करते हैं। वही गैस के पार्टिकल देखो, बदमाशी देख रहे हो उसका, तो थोड़ा डिजाइन कर दिया गया। ओके, अब इसमें कैसे बनता है ध्यान देना। इस रेड वाले को तुम ध्यान देना, इस रेड वाले को, जो नजदीक वाला रेड वाला है ना, देख रहे हो? अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आप देखो, जैसे कंपन होगा, साउंड कब पैदा होता है? जब कंपन होता था ना, तो अभी तो ये कंपन नहीं कर रहा है ये साउंड बॉक्स। अब इसको ऑन कर देता है। अब देखो, अभी रेड वाले को देखो, रेड वाला जा रहा है, आ रहा है, 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 जहां है वही ना है। लेकिन देखो वेव, देखो क्रिएट हो रहा है। वेव देख रहे हो? थोड़ा दूर से देखो, वेव तुम लोग अच्छा दिख रहा होगा, देखो ना, दिख रहा है। एक जगह पार्टिकल का भीड़ बढ़ जाता है, एक जगह पार्टिकल का भीड़ बढ़, जहां पे पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा है उसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या हुआ बताओ? कंप्रेशन।
संपीडन, हिंदी में बोलते हैं संपीडन। और जहां पे भीड़ भाड़ कम है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, विडलन। क्या बोलते हैं उसको? तो ये बताओ, ये जो है इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन किधर हो रहा है? जिधर वेव जा रहा है उधर ही हो रहा है। वेव का मोशन जिधर है, पार्टिकल का ऑसिलेशन यानी कंपन भी उधर ही हो रहा है, सम पैरेलल है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन वेव? हाँ, लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अरे समझे? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है, देख रहे हो? अरे देख रहे हो, ये पार्टिकल देख लेना, जहां है वही है। अरे देख रहे हो, लो, यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा, यहाँ भीड़ भाड़ कम, यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा, यहाँ भीड़ भाड़ कम। तो ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। ठीक है, क्लियर? अरे क्लियर है? साउंड भी एक वेव है, पार्टिकल कहीं जा नहीं रहा है, जहां है वही है, नेट डिस्टर्बेंस जीरो है, लेकिन एनर्जी जा रहा है। साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव। साउंड भी एक तरह का क्या है? वेव है, जिसके अंदर ऊर्जा, एनर्जी जो है, जो ऊर्जा को हम ऊर्जा बोल रहे हैं, एनर्जी और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन ऊर्जा बताओ, जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह बिना पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट हुए बिना जा रहा है आगे, नहीं? तो ये वेव है, बट ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है वेव मतलब ऐसा ऐसा, कोई जरूरी नहीं है, वेव ऐसा भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, समझा? लाइट एक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है लाइट के अंदर, लेकिन पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी में नाम रखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है। ठीक है लाइट, समझ आ गया? क्लियर है? चलो वेव के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, आ जाओ आ जाओ। The energy transferred from one point to another point without a net displacement of medium particle. क्लियर हो गया? अरे क्लियर है? अब ये ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। इसको प्लस लिख दिया, इसको माइनस लिख दिया। ठीक है, बना हुआ है, हम दोबारा लिखना नहीं चाहते हैं, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, समझ में इंपॉर्टेंट है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सजाने के चक्कर में समय लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर वाला को क्रेस्ट बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं इसको? श्रृंग। और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। ये अनुप्रस्थ तरंग के अंदर इस्तेमाल हुआ, लेकिन भाई ये वाला इस्तेमाल होता है, क्या बोलते हैं उसको? अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूड हो, तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, यानी कि उसके अंदर बोलते हैं संपीडन और विलन। ठीक है, टर्मिनोलॉजी अलग अलग इस्तेमाल होता है दोनों में, बट अक्सर हम लोग यही वाला काम करते हैं। लाइट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो लाइट भी एक ट्रांसवर्स वेव है, और वो एक तरह का, उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? ऊपर वाला कुबर को क्या बोलोगे? क्रेस्ट। नीचे वाला कुबर को ट्रफ। ऊपर वाले कुबर को, नीचे वाले कुबर को ट्रफ। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे, डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किया था। प्लस माइनस। ओके, याद है ना? ये आगे भी साइन होगा। ये नहीं बोलोगे सर ये प्लस माइनस जो है वो मैथमेटिक्स की तरह है, प्लस माइनस उसका फेज दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि एक ऊपर गया, एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, फेज दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अवस्था। ठीक है, अब दो लगातार दो, एक क्रेस्ट एक ट्रफ को मिलाकर बोलते हैं एक वेवलेंथ। एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, ऐसे करके, तो एक कंप्लीट चक्कर हो गया। एक कंप्लीट चक्कर को एक साइकिल बोलोगे, एक साइकिल बोलो, एक वेव बोलो, या एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर के क्या बनता है? एक वेव। एक वेव, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनता है? एक वेव बोलो, या एक साइकिल बोलो, या एक ऑसिलेशन बोलो। ठीक है, तीनों चीज सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वेव दिखाया गया, बताओ तो क्या दिखाएगा? दिखने से लग रहा है तुमको एक आधा, एक वेव ये हुआ, एक वेव, क्या वेव दिखाया गया? दो वेव दिखाया गया, नहीं दिखाया गया? तो एक वेव कहां से कहां तक होगा? यहाँ तक, एक ऊपर को एक नीचे को, ये होगा एक वेव। यहाँ से आता कि जो दूरी है, इस दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, है ना? तरंग दैर्ध्य। एक वेव की लंबाई को बोलते हैं वेवलेंथ। अंग्रेजी में अच्छा नाम है वेवलेंथ, हिंदी में उसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। देख लो, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, लेमडा से लिखा जाता है। किस लिखा जाता है? तरंग दैर्ध्य। क्लियर हो गया? तो एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनाता है, शीर्ष और गर्त। शीर्ष बोलो, गर्त बोलो। ओके, एक वेव बोलो या एक साइकिल बोलो, बात समझ में आ गया? अब कोई बच्चा बोले एक और डेफिनेशन है इसका, एक लगातार दो वर्ष, देखो ये आधा कुबर यहाँ हुआ, अरे बोलो ना, आधा का आधा कुबर यहाँ, आधा का आधा कुबर यहाँ, है कि नहीं है? ये कुबर मिलकर क्या बनेगा? आधा 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 कुबर। अरे ये एक चौथाई है, एक चौथाई है, एक चौथाई मिलकर आधा कुबर, आधा वेव। और ये आधा वेव, ये आधा आधा क्या हो जाएगा? एक वेव। तो यहां से यहां तक की दूरी को भी क्या बोलेंगे? लेमडा। तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी को भी क्रेस्ट बोला जाता है, लेमडा वेवलेंथ बोला जाता है। दो लगातार शीर्षों और गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और उसमें अनुदैर्ध्य तरंग में दो लगातार संपीडनों और दो लगातार या विलयनों के बीच की दूरी को हम लोग ओके क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य समझ आ गया? तरंग दैर्ध्य बताओ, बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा? जो वेवलेंथ होगा किसी वेव का, बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा? अच्छा बताओ, ज्यादा ऊंचा कुबर होगा तो वेवलेंथ कम होगा, ज्यादा होगा?
कुब्बर ऐसे मान लो, लो कुब्बर ऐसे, कुब्बर ऐसे ज्यादा ऊंचा ऊंचा है, ऊंचा ऊंचा, बताओ इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा लाजमी। देखो ना, इसके इतना में ये एक वेवलेंथ है, और यहाँ मतलब इसके इतने में तो तीन तीन वेवलेंथ हो जाएगा, तीन तीन वेवलेंथ हो जाएगा। लो नहीं समझे? तो ऊंचा जितना ऊंचा उठेगा उसका वेवलेंथ उतना छोटा होगा। नहीं समझे? हाँ, अरे समझा? और इसको बोलते हैं, इस ऊंचाई को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बीच से कितना उठा, मीन पोजीशन। इसको बोलते हैं माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना कितना अधिकतम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको कितना ऊंचाई पर गया, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? आयाम। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, आयाम। ये हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो इंटेंसिटी को बताता है। इंटेंसिटी में चमक, जैसे लाइट है ना, लाइट की चमक ज्यादा, समझ जाओ को ज्यादा एम्पलीट्यूड का लाइट है। लाइट की चमक कम है, समझो कि उसकी एम्पलीट्यूड कम है। समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? हो गया और क्लियर है? चलो, एम्पलीट्यूड भी क्लियर हो गया, वेवलेंथ भी क्लियर हो गया। आ जाओ जल्दी जल्दी देखो, वेव पैरामीटर, वेवलेंथ बता दिया। एक एंगस्ट्रॉम 10 का पावर -10 मीटर होता है, एज यू नो। एक नैनोमीटर 10 का पावर -9 मीटर होता है। एक पिकोमीटर 10 का पावर -12 मीटर होता है। एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा इज मीटर। और वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? लेंथ है ना, तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इंटेंसिटी क्या होता है? चमक को बोलते हैं। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आगे पढ़ोगे। ओके, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा होगा, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उसका इंटेंसिटी उतना। कोई बल्ब ज्यादा चमक देता है, कोई बल्ब कम चमक देता है। जिस जो ज्यादा चमक देता है समझ जाओ उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा यानी कि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, सीधी सी बात है। लेकिन ये रिलेशन होता है, ये समझ लीजिए। क्लियर हो गया? एम्पलीट्यूड की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, क्योंकि ये तो हाइट है। अरे समझा? माध्य स्थिति से जो महत्तम विस्थापन होगा उसको बोलते हैं हम लोग आयाम। क्लियर हो गया? एक हो गया टाइम पीरियड। क्या चीज बताओ? अब एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगेगा उसको बोलोगे टाइम पीरियड, आवर्तकाल, है ना। एक साइकिल पूरा करने में, एक वेव बनाने में, एक क्रेस्ट में, जैसे एक क्रेस्ट गया, एक ट्रफ गया, जितना समय लगेगा एक वेव बनाने में उसको बोलोगे टाइम पीरियड। तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं, देखो, टाइम टेकन इन वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड, टाइम पीरियड ना। नहीं समझे? तो ये भी क्लियर हो गया। एक है तुमको फ्रीक्वेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एप से भी लिखेंगे, एप से हम ज्यादातर लिखे, लेकिन बुक में एनसीईआरटी ने हर जगह, चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, ये न्यू है, न्यू, ग्रीक लेटर न्यू। क्या है बताओ? भी के जैसा लिखा था, छुटका भी के जैसा। ओके, न्यू है, लेकिन क्या है वो? NU, न्यू नहीं पढ़ते, म्यू, न्यू, तो ये न्यू है। क्या है? भी के जैसा होता है, लेकिन छुटका भी। एनसीईआरटी ने ये लिखा है, हम लोग भी आगे यही भी लिख सकते हो, हम एफ भी लिख सकते हैं। ये सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बताता है कि एक सेकंड में कितना साइकिल हुआ। एक सेकंड में, जैसे मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब समझ जाओ कि एक सेकंड में 5 चक्कर लग रहा है कंप्लीट। ओके, 5 चक्कर लग रहा है। इसको भी तुम, इसको वेव को ऐसे भी समझ सकते हो, ऑसिलेशन से। इसको ऐसे, जैसे ये होगा मीन पोजीशन। क्या हो गया बताओ? मीन पोजीशन है। अब ये ऐसे गया, आया, ऐसे गया, ऐसा, ये एक चक्कर हुआ। समझे? अरे ऐसे छोड़ेंगे ना, माने मीन, अगर तुम मीन पोजीशन से कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ सब छोड़ेंगे, यहाँ से गया फिर वापस आए, तो एक चक्कर हुआ। अगर यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहीं पे वापस आना चाहिए। गया, आया, फिर आया, तब हुआ एक चक्कर। समझे कि नहीं? तो समझे? तो एक सेकंड में कितना चक्कर हो रहा है, एक सेकंड में कितना चक्कर हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड कि एक चक्कर में कितना समय लगा। नहीं समझे? टाइम पीरियड क्या है? एक चक्कर में कितना समय लगा। और फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में कितना चक्कर हुआ। तुम्हें अंदर समझ आ रहा है? जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूं, देखता हूं कौन जवाब देता है। जैसे मान लो तुमको लॉजिकल चीज बताता हूं कि फ्रीक्वेंसी पहले समझना है ना, क्या होता है फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में, आवृत्ति। क्या बोलते हैं हिंदी में? आवृत्ति। प्रति इकाई समय में कंपनों की संख्या को, या वेवों की संख्या को, या दोलनों की संख्या को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। ये मतलब फ्रीक्वेंसी 50 है, मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में 50 चक्कर पूरा कर लेगा। मैं बोलूं कि टाइम पीरियड का गौर सुना, देखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी 5 है, कितना बताओ? 5। इसका का मतलब हुआ कि एक सेकंड में 5 साइकिल पूरा कर लिया। अब एक सेकंड में 5 चक्कर पूरा किया, तुम सोचो, एक सेकंड में 5 चक्कर पूरा किया, तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा? जल्दी बताओ, उसको देखिए भैया। जब मैं बोला कि फ्रीक्वेंसी 5 है, फ्रीक्वेंसी कितना है? अच्छा छोड़ो, एकदम सिंपल चीज करते हैं, एकदम सिंपल चीज। लो, एकदम सिंपल चीज। रुको रुको, मैं तुमको बोलूं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, कितना है बताओ? 2 है। अब तुम बताओ 2 का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में 2 चक्कर लगा, 2 चक्कर लगा, 2 साइकिल लगा, 2 वे बना है ना। तुम बताओ एक सेकंड में 2 साइकिल, तो एक साइकिल में कितना टाइम?
1/2 सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में जब दो साइकिल चक्कर लग रहा है तो एक चक्कर में तो आधा ही सेकंड लगेगा। अरे बोलो ना, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि बताओ पहले दो साइकिल में एक सेकंड लग रहा है तो इसका मतलब है कि एक साइकिल में 1/2 सेकंड लगेगा, यानी फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये टाइम पीरियड ना हो गया। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं कि एक चक्कर में जितना समय लगा, नहीं समझे? तो ये टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड 1/2 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड उसका क्या है? उल्टा है, नहीं उल्टा है। और मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी मैं तुमको बोलूं, सुनो मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, कितना है? 10 है, 10 पर सेकंड है। 10 पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है? यानी कि सुनो गौर से, 10 चक्कर में 10 साइकिल में 10 साइकिल में 10 साइकिल में एक क्या हो रहा है? 10 साइकिल में एक सेकंड लग रहा है ना? 10 साइकिल में एक सेकंड लग रहा है, ये ना मतलब यार, एक सेकंड में 10 साइकिल भाई। अब तुम बताओ एक सेकंड में कितना है? तो 1/10, 0.1 0.1 0.0, तो भाई टाइम पीरियड हो गया। मैंने टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा? सोचने वाली बात है कि एक साइकिल में 1/10 सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत? यानी टाइम पीरियड हो गया इसका 1/, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। जिसका टाइम पीरियड जितना कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा, एक दूसरे का उल्टा है। लॉजिकल समझ में आ रहा है चीजें? तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, और टाइम पीरियड क्या है कि एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है? तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये लिखा हुआ है देखो, लो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है। यूनिट इसका यूनिट जो होता है फ्रीक्वेंसी का होता है सीपीएस। क्या होता है? साइकिल पर सेकंड। सीपीएस मतलब कितना चक्कर लगा एक सेकंड में, साइकिल पर सेकंड, या इसको हर्ट्ज भी बोला जाता है, एचजेड शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है? हर्ट्ज। मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, कितना हर्ट्ज है? क्या मीनिंग निकालोगे इसका? एक सेकंड में 5 साइकिल पूरा चले, खत्म, टट्टा बाबा। फ्रीक्वेंसी बता दी तो टाइम पीरियड होता है वो सर 1/5, उल्टा कर दोगे, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या? टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का। अब एक चीज बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी को जैसे हमने बोला ना कि एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी से रिलेट करोगे, एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी से रिलेट करोगे। जैसे लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, इंटेंसिटी कम तो एम्पलीट्यूड कम। उस तरह फ्रीक्वेंसी को एनर्जी से रिलेट करोगे। किसे रिलेट करोगे? अब फ्रीक्वेंसी का थोड़ा मतलब समझाता हूँ मैं तुमको। जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो उसमें क्या करते हो? 1x में होता है नॉर्मल। अरे 1x में वो x नहीं है, उसको टाइम्स बोला जाता है, 1 टाइम, समझा? x नहीं होता, उसको 1x बोलने का आदत हो गया लोगों को, लेकिन होता है 1 टाइम, ठीक है? अब जैसे उसको 2x कर दोगे, 2 टाइम्स, डबल स्पीड बढ़ जाता है। अरे बढ़ जाता है, पर बोलते नहीं बोलते हैं? जो स्पीड बढ़ गया वो क्या है? वही है फ्रीक्वेंसी। तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो। जो तुम्हें एक सेकंड में से पहले एक सेकंड में तुम्हारे पास 5 वेव आ रहा था, अब एक सेकंड में 10 वेव आ रहा है, ठीक है? कहने का ये मीनिंग है, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी है वो, ये समझे? और लाउडनेस जो बढ़ाते, लाउडनेस साउंड ना बढ़ाते, साउंड वो तुम्हारा इंटेंसिटी है, समझे कि नहीं? नहीं समझे? इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है और फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेटेड होता है, ठीक है? समझे बात को? किससे रिलेटेड होता है? तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। क्या बोला फिर से बोलो? जिस वेव में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी इज सोर्स, फ्रीक्वेंसी ना सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? क्यों सोर्स पे डिपेंड करता है बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपना कोई वीडियो लगा चालू करके छोड़ दूं, ओके, या मोबाइल में चला के छोड़ दूं, तो यहाँ पर मुझे ज्यादा सुनाई देगा। हम रूम में चले जाकर सुने, ये मोबाइल को ही छोड़ दे या सिस्टम को ही छोड़ दे चालू करके साउंड को, और हम वहाँ रूम में जाकर सुनते, आवाज कम सुनाई देगा ज्यादा सुनाई देगा? क्यों कम सुने? क्योंकि लाउडनेस दूर है ना, तो एनर्जी इंटेंसिटी कम पहुंचेगी वहां पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी में रहेगा। फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ 1x पे स्पीड पर सुनाई दे रहा है हमको, और वहाँ कम थोड़ा ही सुनाई दे रहा है, लेकिन वही उतना ही स्पीड में सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी इस बात पर डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, सॉलिड है कि लिक्विड है, कैसे? मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है कि किससे वो क्रिएट हुआ है। समझिए बात को? नहीं समझे? तो जैसे सुनते हो ना कि लाइट जब पर 10th क्लास में क्वेश्चन था, जब हवा से जल में जाती है, जब प्रकाश वायु से जल में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। क्या बदल जाती है? स्पीड बदल जाती है, यानी वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन कौन चीज नहीं बदलती है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि लाइट तो सनलाइट है ना, सूरज की रोशनी ना, तो सूरज की रोशनी का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, बल्ब के फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, ट्यूबलाइट का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, अलग अलग लाइट का फ्रीक्वेंसी। लेकिन सनलाइट एक बार आ गई तो सनलाइट एक बार आई तो उसका फ्रीक्वेंसी तो तय ना हो गया, चाहे वो किसी मीडियम में जाए। तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड
नहीं करता। लाइट का वेवलेंथ मीडियम पर डिपेंड करता है, स्पीड वेवलेंथ पर मीडियम पर डिपेंड करता है, लाउडनेस मीडियम पर डिपेंड कर सकता है। दूर जाओगे तो लाउडनेस दूरी के साथ साथ घटता जाएगा, इंटेंसिटी। नजदीक रहोगे तो ज्यादा आवाज सुनाई देगा, दूर रहोगे तो कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे? तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मीनिंग समझ में आया फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर तुम मुझे बोले कि बताओ कि जब प्रकाश वायु से जल में जाती है तो कौन चीज नहीं बदलती, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ था बोलोगे? हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, स्पीड बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो? लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट। क्या वो टर्मिनोलॉजी पढ़ ली अब तक? एक पढ़ ली हम लोग क्या चीज, वेवलेंथ, एक वेव की लंबाई। दूसरा पढ़ लिया एम्पलीट्यूड जो कि इंटेंसिटी को रिलेट करता है। तीसरा पढ़ लिया टाइम पीरियड, एक साइकिल पूरा होने में जो समय लगा उसका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के एक सेकंड में कितना साइकिल पूरा हुआ उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ओके। उसके बाद ये समझा दिया। हाथ रहो ऊपर से बेस पर साथ रहो, हाँ ऐसा नीचे हाथ रखो, हाँ गुड, कमर सीधा, हाँ गुड। अब है स्पीड ऑफ द वेव, क्या चीज है? वेव की स्पीड, वेव की जो कैपिटल भी से लिखा है। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। एक साइकिल पूरा करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? लेमडा। अरे एक चक्कर पूरा करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? और टाइम क्या होगा? एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो v इक्वल टू लेमडा बाई टी। नहीं मजाक नहीं, क्वेश्चन हो गया। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है एक साइकिल का? एक साइकिल के लिए कर रहा है लेमडा, ओके। को बचा लो, हम दो साइकिल के लिए करेंगे, दो साइकिल के 2 लेमडा लेना पड़ेगा, और टाइम पीरियड 2 टी लेना पड़ेगा, तो फिर कट जाएगा, नहीं समझे? ओके, इसलिए तो लेमडा बाई टी हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। लेमडा को अलग करो, 1 बाई टी को यहाँ लिख दो, 1 बाई टी को ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 बाई टी जानते हो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है? तो देखो इस लाइट कोई भी वेव की स्पीड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी टाइम्स लेमडा होता है। किताब में बोला ना फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भी के जैसा, बोला था ना मैंने, कैसा लिखा जल्दी बोलो। मैंने बोला ना कि भी के जैसा ही म्यू होता है, न्यू होता है, म्यू कर रहा है, समझे मैंने क्या बोला? अरे मैंने कैसे बोला, समझाया? ये कैसे छुटका भी के जैसा लिखा जाता है, न्यू लेमडा, क्या बोलते हैं इसको? न्यू लेमडा, समझे? भी के जैसा ही है वो, न्यू लेमडा, समझ आ गया? तो एफ वाला भी लिख सकते हो, ये वाला एनसीईआरटी लेकिन ये इस्तेमाल किया। कहो भी के जगह आप सी क्यों लिख दिया? पूछो। लाइट, हम लोग जो अभी बात करने वाले चैप्टर में ज्यादातर लाइट की बात करने वाले हैं। कौन वेव की बात करने वाले हैं? तो लाइट की स्पीड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सी, समझे? लाइट की स्पीड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अब तुम बताओ, लाइट अलग अलग लाइट किसी भी मीडियम में जाएगा तो लाइट की कौन चीज चेंज नहीं होगी? तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा सी और लेमडा, है ना? जिसका स्पीड ज्यादा उसमें लेमडा ज्यादा। तुम बताओ लाइट की स्पीड हवा में ज्यादा कि पानी में ज्यादा? हवा में ज्यादा, तो हवा में उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड ज्यादा तो लेमडा भी ज्यादा। और पानी में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ऑब्वियसली। ये रिश्ता याद रखना, इसको याद रखना कि C इक्वल टू न्यू लेमडा, नया लेमडा, न्यू लेमडा, कभी भूलोगे नहीं। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, है ना? फिर से बोलो, क्या बोला? C इक्वल टू न्यू लेमडा। न्यू याद करने का ट्रिक है ये, न्यू लेमडा, नया लेमडा। तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ये याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये कभी ये रिश्ता कभी भूलना नहीं, बहुत बहुत गहरा रिश्ता, ये बहुत गहरा रिश्ता है। क्या है? देखने से लग रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी लेमडा। अब मान लो अगर लाइट की वेवलेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, लाइट की वेवलेंथ को दूसरा माने अलग लाइट, जैसे सन लाइट के अलग, ये लाइट अलग, ट्यूब लाइट अलग, है ना? सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तुम बताओ, हमने बोला जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा, बोले थे ना? अरे बोलो ना, फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेटेड है ना? तो मैं बोलूँ सन के लाइट की जो है, सनलाइट की जो ये होती है, सन की लाइट की जो है वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, मान लो मैंने, सॉरी एनर्जी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में इनवर्सली रिलेशन है। अरे बोलो ना, तो एनर्जी में भी लेमडा के साथ एनर्जी इनवर्सली रिलेशन होगा। तो भैया क्या लिखा हुआ? नहीं लिखा, छोड़। तो ये याद है, यहीं पे लिख दो कि एनर्जी लेमडा के, बोलो, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, इसलिए याद रहेगा। अरे बोलो ना, चलो। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो मैक्सिमम लाइट होती है, कितना होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। और v क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसको आवृत्ति बोला जाता है। स्पीड एंड वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मीडियम, स्पीड और वेवलेंथ मीडियम डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम में स्पीड और वेवलेंथ लाइट की
अलग अलग हो जाती है, बदल जाती है। भैया में क्या कितने टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया, रिपीट करो कौन कौन। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ द वेव। वेव की स्पीड, वेव में जो स्पीड की बात हो रही है, वेव की स्पीड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वेव में क्या चीज मूव करता है, एनर्जी, मोमेंटम, समझे बात को। पार्टिकल मूव, हाँ तो स्पीड का मतलब कितना स्पीड से वेव की एनर्जी जा रही है गैस, ठीक है ना, क्लियर। एक और लास्ट है वेव नंबर, कौन नंबर जल्दी बोलो, हाँ वेव नंबर। वेव नंबर के ऊपर देखो, वेव नंबर को कैसे लिखा था, लेमडा के ऊपर ऐसे ऐसे साइन लगाता है, बार का साइन ऐसा, वेव नंबर क्या बोलते हैं उसको, तरंग संख्या। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है जानते हो, वेव नंबर लेमडा का उल्टा है, सीधी सी बात है, लेमडा का माने लेमडा के जैसे टाइम फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा, तो लेमडा वेवलेंथ का उल्टा होता है वेव नंबर। एक क्या बताया जानते हो, जैसे मान लो मैं बोलूं वेव नंबर 10 है, कितना 10 है, 10 है मतलब 10 मीटर पर इनवर्स, अरे लेमडा का उल्टा है ना, तो 10 मीटर पर इनवर्स यानी 10 पर मीटर हो गया, पर मीटर यानी 1 मीटर लेंथ का अगर मान लो लंबा ये है, ओके समझे, तो उसमें 10 वेव होगा, 10 वेव, कितना वेव होगा, ये मैं समझा रहा हूं मैं, देखो मान लो मैंने बोला वेव नंबर 5 है, कितना है, वेव पर मीटर, मैंने 1 मीटर में 5 वेव है, 1 मीटर में बताओ, 1 मीटर में 5 वेव है, तुम खुद बताओ 1 मीटर में 5 वेव है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक वेव का लेंथ कितना होगा 0.2 मीटर, 1/5, तो उल्टा ना हो गया, हाँ नहीं समझाया लग रहा बात को। मैंने बोला वेव नंबर जो है वो 5 वेव पर मीटर है, माने ये क्या चीज बताता है, वेव नंबर बताता है कि 1 मीटर में यूनिट लेंथ में कितना वेव है, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। अरे तो वहां पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट पर सेकंड, सेकंड में 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, यह नंबर ऑफ वेव पर मीटर यूनिट, पर मीटर लेंथ, लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। मैं बोलूं कि वेव नंबर 5 है, 5 का मतलब क्या हुआ कि उसके 1 मीटर में 5 वेव है, जब 1 मीटर में 5 वेव है तो एक वेव का लेंथ कितना होगा 1/5, 0.2, तो ये तो उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना, तो वेव नंबर वेव लेंथ एक दूसरे का बोलो इनवर्सली होता है। भैया भी गया, अरे गया, देखो ना मैंने दिखाया अभी 5 वेव दिखाया 1 मीटर में, तो एक वेव का लेंथ कितना होगा 1/5, उल्टा कर दो, क्लियर हो गया। इसकी एसआई नोट क्या होगी वेव नंबर की, लेमडा की तो मीटर होती है, इसकी होगी पर मीटर, पर मीटर क्या चीज, छोटी छोटी बातें इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभी छोटी छोटी बातें पूछ दी जाती। कितने टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया, ये सभी 6 टर्म को बोलते हैं हम लोग वेव पैरामीटर्स। वेव को स्टडी करने के लिए इन 6 चीज की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें रिपीट करो, वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है वो, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ द वेव, अच्छा वेव नंबर। क्लियर हो गया कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट क्या बताओ, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है, लाइट भी वेव है ना, बट कैसा वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ओके लाइट की सही डेफिनेशन यही है। सर ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं पूरा लिख दूं, पूरा लिख दूं, हाँ लिख दूं पूरा, अरे पूरा लिख दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ईएम वेव बोलो या ईएम रे बोलो, ईएम रेडिएशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या जल्दी बोलो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सर, सुनो मिस्टर, यहां पर वेव तो है बट यहां पे पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। सर कैसे बोलो, कैसे बोलो, कैसे, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ओके क्या है बताओ, और ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है देखते रहो देखते रहो, और ये है तुम्हारा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ये बोर्ड में नहीं है, बोर्ड के बाहर देखा है जेड एक्सिस, क्लियर हो गया। सुनो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुनो, वेव जा रही है ऐसे, वेव जा रही है, ये बोलो ना रे, वेव जा रही है, लाइट वेव जा रही है इधर एक्स, माने वेव का प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और इस वेव में लाइट वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा जेड एक्सिस डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे के क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे समझो 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 समझो, ये मान लो कि ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, क्या बताओ ये
मेरा हाथ को देख लो, और इसको मान लो कि ये वाई एक्सिस है, तो ये हो गया, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ये हो रहा है किसका ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का। ये किसका ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, अब वेव जा रहा है, देख लो क्लियर हो गया, नहीं समझे लग रहा है, हे समझो नहीं किया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेव जा रहा है, ठीक है, हाँ ये हुआ क्लियर। यानी कि वेव जा रहा है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर में, वेव जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है इधर, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। माने वेव की वेलोसिटी कितनी है, वेव की वेलोसिटी बताओ, वेव की वेलोसिटी सी ले ला। ओके, लाइट की स्पीड सी, तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी स्पीड सी ही होता है, सी मतलब वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वैक्यूम में जो मैक्सिमम होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, ई बी और सी तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या बोलोगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली मतलब पारस्परिक लंब है, पारस्परिक लंब, तीनों एक दूसरे पर लंब है, तीनों। ओके, क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोला जाता है जानते हो ना, यहाँ पे पार्टिकल का ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, ठीक है। किसका ऑसिलेशन होता है, किसका ऑसिलेशन होता है, हाथ रहा क्लियर हो गया अच्छे से, हाँ डन, समझ आया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती होगी, बोलो ना, तो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें तुमको शॉर्ट ट्रिक में याद करा देता हूँ, क्या कहा, सुनो अच्छा से बोलो, सी जी एक्स, मैं चाहता हूं कि ना, सुनो ना, मैं चाहता हूं, ट्रिक सुनो, याद करने का ट्रिक सुनो, बोलो सी जी एक्स, बकलोली, सी जी एक्स, बोलो यू भी आई एम आर, सी जी एक्स यू बी आई एम आर, बताओ सी जी एक्स यू बी आई एम आर, ये ट्रिक, ये वर्ड याद रखना चाहिए आपको, ये लेटर याद होना चाहिए, सी जी एक्स यू बी आई एम आर, सी जी एक्स यू बी आई एम आर, ए मिस्टर सुनो, सी जी एक्स वी आई एम आर। सर सी मतलब क्या होता है, बोलो कॉस्मिक रेज, जी मतलब गामा रेज, एक्स मतलब एक्स रेज, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, भी मतलब अब बता दो, विजुअल लाइट, विजुअल रेज, क्या बोलोगे, जो लाइट की बात करो जो दिखता है वो विजुअल लाइट के अंदर आता है। आई मतलब बोलो इंफ्रारेड रेज, एम मतलब माइक्रोवेव्स, आर मतलब रेडियो वेव्स, ये है सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, सभी को बोलते विद्युत चुंबकीय तरंग। फिर सुनो, सब यही इतना ही याद करना, इतना यही है अपने पास। ट्रिक, ये ट्रिक कैसे याद होगा, सीजीएक्स यूबीआई एमआर, ये तो 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, सीजीएक्स यूबीआई एमआर, सीजीएक्स यूबीआई एमआर, सीजीएक्स यूबीआई एमआर, ये हमेशा काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आ रहा है, फिजिक्स में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। सीजीएक्स यूबीआई एमआर माने इस पे कंपटीशन में क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार आता है, ठीक है। तो सी मतलब बोलो कॉस्मिक रेज, जी मतलब गामा रेज, एक्स मतलब, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, भी मतलब विजुअल रेज, विजुअल लाइट, आई मतलब इंफ्रारेड लाइट, और एम मतलब माइक्रोवेव, और आर मतलब रेडियो वेव, समझे, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ओके, और ये जो विजुअल लाइट है, ये तुम्हारा जो सात कलर का नाम सुनते हो ना, अरे बोलो ना, यही है वो जिसका हमें इंतजार था, जिया बेकरार था, आजा मेरी बुलबुल, यही है विजुअल लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं विबज्योर, क्या बोलते हैं बेटा, इसी के अंदर आता है विबज्योर। विबज्योर किसके अंदर आता है, हाँ विजुअल लाइट के अंदर आता है, विजुअल लाइट के अंदर विबज्योर। अब तुमको विबज्योर मैं तारी ट्रिक सिखा दूंगा, ये पहले समझाया, ये का फुल फॉर्म लिख देंगे लास्ट में, चिंता नहीं करो, सबका लिख देंगे। विबज्योर किसके अंदर आता है जल्दी बताओ, हाँ विजुअल लाइट के अंदर। ये जो है, ये हमारा जो हमारे काम का है, सबसे ज्यादा ये काम करते हैं हम लोग, अरे बोलो ना, विब जियोर, भी मतलब विब जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये बचपन से पढ़ते आए हो। अब तुम पता है ना कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, बताओ सबसे ज्यादा, रेड का, तुमको ये बचपन से याद है, इस ट्रिक से मैं तुमको याद करवा दूंगा सबका। रेड जो भी इधर होगा ना, जो भी इधर होगा ना, इधर जो भी इधर होगा, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो ये विजुअल में सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ होता है, रेड की वेवलेंथ सबसे, जो विजुअल का जो वेवलेंथ का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर, ओके।
ये करीब करीब ऐसे समझ लो 3500 नैनोमीटर से 3500 नैनोमीटर से ओके 7500 नैनोमीटर के बीच में बोल सकते हो ऑर्डर। वैसे 400 से 750 नैनोमीटर दिया होता है, लेकिन ऐसे 3500 नैनोमीटर नैनोमीटर लिखे नहीं किया, कोई बात लास्ट में नैनोमीटर 3500 नैनोमीटर से बोलो 7500 नैनोमीटर के बीच, समझे? ये याद रखना 3500 से माने जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ 3500 नैनोमीटर से 7500 नैनोमीटर के बीच में आएगा, कह देना कि वो विजिबल है। कौन है? माने वो विजिबल लाइट के अंदर है। अरे जो सनलाइट जो निकलती है ना सूर्य से रोशनी, ओके, तो जो दिखता है जिस जो चीजें हम जिसकी हेल्प से वस्तु को देख पाते हैं वही है ना विजुअल लाइट, है ना, विबज्योर। वैसे तो सनलाइट के अंदर बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं। सनलाइट के अंदर इंफ्रारेड रेज भी होता है, सनलाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होता है, और ये सब भी रेडिएशन कुछ कुछ हो सकता है, समझे बात को? तो सनलाइट के अंदर तो ये भी होता है, लेकिन वो दिखता क्योंकि वो विजिबल रेंज के अंदर नहीं, उसकी वेवलेंथ विजिबल रेंज के अंदर नहीं है। ओके, अब बताओ, तुमसे मैं पूछूं, चलो बताओ, इंफ्रारेड रे का वेवलेंथ 7500 से ज्यादा होगा 7500 से कम होगा? बोले रेड का ज्यादा है, सबसे ज्यादा रेड का, तो वेलेट का सबसे कम, रेड का जो उधर होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। इसका वेवलेंथ बोलो सबसे ज्यादा, और इसका वेवलेंथ सबसे बोलो, इसका वेवलेंथ सबसे कम, लैम्डा मिनिमम होगा, इसका वेवलेंथ मिनिमम होगा, तो समझे? तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। ये ट्रिक से याद रखना कि रेड की तो चूंकि जो भी राइट वाला है उसका ज्यादा वेवलेंथ है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी, बोले ना बोले थे? तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव की, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है बोलो किसकी? कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक इतना खतरनाक है कि जो भी विजुअल से इधर वाला है ये सब खतरनाक है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि अगर ये कॉस्मिक रे या गामा रे तुम्हारे शरीर में गया ना तो तुमको तुम्हारे शरीर को छेद करके निकल जाएगा, आर पार कर देगा। भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी देख लो कितना ज्यादा। ओके, अगर तुमसे पूछे कि बताओ गामा रेज में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में और या इंफ्रारेड में सबसे खतरनाक कौन है, क्या बोलोगे? तो याद रहेगा तब तो, अभी जो बोल रहे हो देख कर, अरे याद रहेगा तब तो इसलिए बोला CGX UVIMR। तुमको तो लग रहा है सर मजाक कर रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, बोलेगा कि दे देगा कि इसमें किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ओके, तो 7 कलर तो सबको पता ही रहता है, तो ये वाला याद नहीं रहता, तो याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, क्लास 12 में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, अभी केमिस्ट्री में तो है ही है। इसलिए चैप्टर का जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि फिजिक्स में इसका टच, फिजिक्स का टच है इसमें, पूरा फिजिक्स से ना पढ़ रहे हो सर, तब बोर्ड मॉडल का क्या ले देना, अभी समझा जाएगा कैसे ले देना, तो कोई ना कोई लिंक होगा तब ना पढ़ाया जा रहा है, तो कल पढ़ाएगा। इसलिए बोल रहा है कि इस चैप्टर को बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, बच्चा तो छोड़ो, चचा मतलब टीचर भी छोड़ देते हैं, तो इतना फिजिक्स कौन पढ़ाने जाएगा, मतलब फिजिक्स का कई सारा चैप्टर का इसमें टच है। ओके, क्लियर हो गया? लेकिन है बहुत आसान बताने में, क्लियर हो गया? तो जो भी राइट वाला होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो देखो लेफ्ट से राइट जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है और एनर्जी घटता है, नहीं सीधी सी बात है। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन एनर्जी उसकी सबसे कम है, तो याद रहेगा, ये याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब सबका फुल फॉर्म लिखो, चलो जल्दी बताओ। सी मतलब जल्दी बोलो। कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक खाली कॉस्मिक लिख देते हैं, कॉस्मिक वेव बोलो या कॉस्मिक रेज बोलो, कोई दिक्कत? कॉस्मिक रेज बोलो या कॉस्मिक वेव बोलो, आगे बोलो, चलो। जी मतलब गामा रेज, गामा गामा गामा, ओ गामा रेज, गामा गामा सही, गम्मा की गामा चलेगा, गामा, चलो गम्मा रेज या गामा रेज, चलो और बोलो। एक्स रे तो जानते हो, व्हेन कैथोड रे हिट या स्ट्राइक ऑन अ हैवी मेटल इट प्रोड्यूसेस एक्स रे। एक्स रे, तो एक्स रे भी तुम्हारा क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साउंड जो है वो तुमको, साउंड एक ऐसा वेव है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, यांत्रिक वेव, है ना। बट जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनको प्रोपेगेशन करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता। सूरज की रोशनी कहां से आती है? बहुत दूर से आती है, बीच में तो अंतरिक्ष में, स्पेस में तो मिलता होगा सुनने, और बीच में वैक्यूम भी तो है, वैक्यूम को क्रॉस करते हुए यहाँ पहुंचता है, मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साउंड, अगर हवा यहाँ पर सुनाई देगा, अरे साउंड कंपन करने के लिए, तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तो वाइब्रेशन चाहिए। तुम स्पेस में चले जाओ तो वहां भी साउंड तुम प्रोड्यूस कर पाओगे, लेकिन तुमको सुनाई दूसरा तुम्हारा आवाज नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई मीडियम है ही नहीं, कोई मटेरियल मीडियम है ही नहीं, ना सॉलिड है, लिक्विड है, ना गैस है, हवा ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अरे समझ में आ रहा है?
तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, क्योंकि उनको प्रोपेगेशन के लिए, साउंड को चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम चाहिए। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी हैं, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इनको इट नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपेगेशन करने के लिए या ट्रैवल होने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एक्सरे, एक्सरे के बाद बताओ यू क्या है? हाँ, यू लाइट बोल रहे तुम। यू मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रा नाम सुनो, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट सुने ना कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करके रखता है, जमीन पे आने नहीं देता। सुने ना रे? अरे पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हिंदी नाम क्या है? पराबैंगनी किरणें। तो सुनो, पराबैंगनी किरणों को सूर्य की जो ओजोन का जो लेयर है वो अवशोषित करके रखता है, जमीन पे आने से रोकता है। ओके, ना तो सबको स्किन कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, फिर पौधे झुलस जाएगी, सब खत्म हो जाएगा ना। अरे समझे? उसी तरह ओजोन लेयर बहुत हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है, सेफ्टी, हमारे लिए सेफ्टी का काम कर रहा है, वो सुरक्षा का काम कर रहा है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट तो खतरनाक है, अल्ट्रावायलेट को तो ओजोन लेयर से अवशोषित कर लेता है, लेकिन इंफ्रारेड रेज जिसकी एनर्जी कम है, ओके, वो हमारी पृथ्वी पे पहुंचता है। ये जो इंफ्रारेड है, ये धरती को गर्म करने में हेल्प करता है, धरती को गर्म रखने में मदद रखता है। धरती गर्म है ना, धरती को गर्म रखने में मदद करता है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, समझी? कई बार दोनों में पूछा हुआ कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में इंफ्रारेड रेज में किसका एनर्जी ज्यादा? अल्ट्रावायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा और इंफ्रारेड की एनर्जी कम। ठीक है, समझे? अल्ट्रावायलेट, अरे चलो दूसरा बताओ और कौन बचेगा? भी मतलब बताओ, जिसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं, सुनते हो नहीं सुनते हो? विजिबल लाइट लिख दो या रे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो दृश्य प्रकाश सुनते हो? दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है? 3500 से 750 नैनोमीटर। और किताब में कितनी जगह लिखा हुआ है ऐसे किताब में लिखा हुआ है कि 350 या 400 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर बोल दिया हम। ये तो हम गलती कर दिए, पूछो क्यों गलती कर दिया? ये एंगस्ट्रॉम में होगा, किसमें होगा? एंगस्ट्रॉम में। नैनोमीटर में 350 नैनोमीटर बोलोगे, 350 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम मिस्टेक हो गया ये। 350 एंगस्ट्रॉम से 750 एंगस्ट्रॉम तक, एंगस्ट्रॉम में। और नैनोमीटर में होता है क्या ना, 350 से लेकर के, बोलो ना, 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है ये विजिबल लाइट का रेंज। ओके, और नैनोमीटर में बोलोगे तो क्या बोलोगे? 350 से लेकर के 750। हाँ, वैसे कुछ बुक में 400 भी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 400 से 750। ठीक है, वो भी चलेगा, बट हम रेंज लिख दिए बीच में। ठीक है, चलो ओके, समझ आ गया? मिस्टेक हो गया था, एंगस्ट्रॉम मैंने सही कर दिया। और क्या बोलो? विजिबल लाइट हो गया। और आई मतलब बताओ, इंफ्रारेड मतलब अबरक्त प्रकाश, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ, क्या बोलते? जल्दी बोलो ना, बोल क्या ना रही हो? अबरक्त प्रकाश, क्या बोलते हैं इसको बेटा? अबरक्त प्रकाश। क्या? यस, सही बोल रही हो, वाह, इसका बहुत सारा यूज है, सबका अपना अपना, बोले ना, सबका अपना अपना अहमियत है। इसके बारे में पढ़ोगे, क्लास 12 में एक चैप्टर है ये, क्लास 12 में फिजिक्स में एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम वेव, एक चैप्टर है, समझ रही हो? चलो, अभी ये इसका इंट्रोडक्शन है, चलो आगे बोलो। और एम का मतलब बताओ? माइक्रोवेव, हाँ, सूक्ष्म तरंगे, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सूक्ष्म तरंगे। और बोलो, और मतलब बताओ? रेडियो वेव। क्या समझ में आया? सब हो गया, खत्म, सारा बात बता दिया मैंने तुमको। ओके, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनको मीडियम की आवश्यकता नहीं है प्रोपगेशन के लिए। याद रहेगा? और याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलने में बीमारी पकड़ता है। हाँ, लिखो एक पॉइंट, इट डज नॉट, बोलो, नीड एनी मीडियम टू प्रोपगेट या फॉर प्रोपगेशन। चलने के लिए इनको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये वैक्यूम से होकर भी गुजर सकता, इट पासेस थ्रू, ओके, वैक्यूम। क्लियर हो गया अच्छे से? प्रोपगेशन मतलब संचरण, चलना। हो गया? क्लियर हो गया? याद हो गया? बोलने रही हो? नहीं बोलूंगा, क्या दिक्कत है? ची 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 ची, नो नीड मीडियम, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, जुट्टो का हम लिखे ना, वही लिखा हुआ था ना। लेकिन चलो तुम भी क्या सोचोगे, बुढ़ा एक जगह लिख दिया। क्लियर हो गया? सी क्या है भाई? सी जितने भी, तुमको याद आना कि सिर्फ लाइट की स्पीड
अब याद है, ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, बल्कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड यही होता है वैक्यूम में, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड ये होता है वैक्यूम के अंदर, ठीक है। अब लाइट को लेकर के कुछ बातें सुनो अच्छे से, ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है। ये साहब है जिनका नाम है मैक्स प्लैंक साहब। क्या नाम है जल्दी बोलो, क्या नाम है इनका, बोलो। मैक्स प्लैंक साहब की थ्योरी, उन्होंने थ्योरी दिया। क्या दिया, बोलो जल्दी बोलो, बोल नहीं रही हो, क्या दिया उन्होंने, थ्योरी दिया। मैक्स प्लैंक साहब ने कहा जो लाइट होती है ना, सुनो ये सुनो सुनो, लाइट जो ट्रैवल करती है तो लाइट कंटिन्यूअसली ट्रैवल नहीं करती है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रैवल करती है। जैसे तुम देखो लाइट में क्या है यार, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो वो क्या चीज कैरी करेगा, एनर्जी कैरी करेगा। अरे लाइट की अपनी एनर्जी होगी ना, होगी, वेव की अपनी एनर्जी होगी ना, होगी। तो जब लाइट ट्रैवल करती है तो अपने साथ एनर्जी ना लाती है। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना रे। अब तुम जैसे मान लो कि, मेरी बात ध्यान सुनो, तो लोग क्या समझते कि लाइट, ओ हम लोग जो पढ़े थे क्लास 10 में, लाइट एक रे है, रे के फॉर्म में चलता है, लाइट कंटिन्यूअस है, देखो एकदम लगातार है, कैसे टूटा उटा तो नहीं है, ओके। लेकिन मैक्स साहब ने कहा, मैक्स प्लैंक साहब ने, कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का बना हुआ है, बट वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं ट्रैवल करती है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, माने एनर्जी का वो एक पैकेट है एनर्जी का, ऐसा ऐसा। जैसे ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, हर डब्बा की एक एनर्जी होगी। उन्होंने इसको बोला फोटोन। क्या बोला, एक एक डब्बा को क्या बोला, फोटोन। लाइट के केस में फोटोन बोल दिया, और दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में उसको क्वांटा बोल दिया, क्वांटा, ठीक है, बट फोटोन बोलो ज्यादा। फोटोन, फोटोन वर्ड ही लाइट से लगा हुआ है। तो लाइट ट्रैवल करेगा मीडियम में, ओके, बट वो एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करेगा, और इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, स्मॉल पैकेट, एक छोटे छोटे पैकेट का। किसका पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है, ओके, इन द स्मॉल, बोलो, पैकेट ऑफ एनर्जी, ओके। तो वो डिस्कंटिन्यूअस फॉर्म में कहोगे सर इसे डिस्कंटिन्यूअस कैसे होगा, दिखता तो लाइट एकदम सीधा है, तो ये पैकेट के मान कैसे मान लिया, ओके। तो जैसे मान लो कि बंदूक की गोली होती है, एक हाथ में रखोगे तो एक अलग दिखाई देगा, लेकिन जब बंदूक से गोली निकलती है तो क्या दिखता है, मतलब मशीन गन है, मशीन गन में जैसे एक सेकंड में 100 गोली निकल रहा है, ना गोली निकल रहा है, तो क्या तुमको 100 गोली अलग अलग दिखाई देगा, ऐसे एक ऐसे से एकदम तेज निकलेगा तो तुमको दिखाई देगा, एक ऐसे 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 से, कि तुमको दिखाई देगा कि एक लाइन निकल रहा है एकदम सीधे छर्रा निकल रहा है, एक लाइन दिखेगा ना, दिखेगा। अरे बहुत तेजी से कोई चीज आती है तो तुमको एकदम सीधा दिखाई देगा कि वो अलग अलग करके दिखाई देगा, कंटिन्यूअस दिखाई देगा कि डिसकंटिन्यूअस दिखाई देगा, कंटिन्यूअस लगेगा, एकदम स्ट्रेट में दिखाएगा, और ये स्ट्रेट है, नहीं समझे। लेकिन वही चीज को तुम स्लो कर दो तो थोड़ा वही बात है, लाइट के साथ तुमको कंटिन्यूअस दिखता है, बट होता है डिसकंटिन्यूअस, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी का बना हुआ, ओके। तो बोलते हैं कि मैक्स साहब ने कहा कि लाइट डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रैवल करता है, स्मॉल पैकेट होता है एनर्जी का, ओके, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं, ओके। हर फोटोन की एनर्जी होती है अपनी अपनी, और हर फोटोन की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, ये उन्होंने कहा। फिर से मेरी बात सुनो, लाइट डिसकंटिन्यूअस ट्रैवल करता है, पहला पॉइंट। लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में या बंडल के रूप में ट्रैवल करता है, हर एक पैकेट की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, फोटोन क्या है, ऐसे याद रखो, लाइट की पार्टिकल है, खत्म, सीधी सी बात है। लाइट की क्या है, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल ऑफ द एनर्जी कॉल्ड फोटोन, ओके। मैंने लाइट के पार्टिकल को तुम फोटोन बोलोगे, लाइट एक पार्टिकल का बना, ऐसे समझना, ठीक है। और वो फोटोन का बना हुआ, किसका बना हुआ है, हर फोटोन की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, खत्म। क्या बोला, फिर से बोलो, हर फोटोन की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोला ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी, यही बताया फिल्म। तो ये क्या है बता, एक बंडल क्या है, ये बंडल क्या है, पहला बंडल लिख दिया, ये क्या है, जल्दी बोलो, फोटोन क्या है, ये फोटोन बंडल ऑफ एनर्जी, हाँ, एनर्जी का पैकेट है। और हर एक फोटोन की एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, उसके फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी दो मैं लिख रहा हूं, एक फोटोन की एनर्जी दिख रहा हूं मैं, एक फोटोन की एनर्जी मान लो ई है, ई है ना, तो ई जो है, ई क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, बताओ, इसके फ्रीक्वेंसी के। क्या लाइट वेव है तो फ्रीक्वेंसी तो होगा, अरे बोलने रही हो, बोलने रही हो, आवाज नहीं है। फ्रीक्वेंसी को तुम चाहो तो यहाँ एफ कॉट, अगर मैंने बोला था ना फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी लिख सकते हैं, किसे लिख सकते हो, न्यू से, ऐसे बोले थे ना, बोलते हैं न्यू न्यू, ऐसे न्यू बोले ना, बोले थोड़ा देर पहले भूल गए हो, छी छी छी। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, क्या लगाओगे, उस कांस्टेंट को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, जो एच लिखा हो ना, एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हाँ,
तो लिखो एच क्या है सर, वेयर, वेयर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, लो प्लांक्स कांस्टेंट, जल्दी बोलो, बोल नहीं रहे हो बट हाँ प्लांक्स कांस्टेंट। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, तो देखो बताता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 6.62 या 3 भी लिख सकते हो ना, देख के बोल रही है वहां से, मट्टी कहीं की मारेंगे गाल लाल कर देंगे, 34। ओके, अरे यूनिट कैसे निकालोगे प्लैंक कांस्टेंट, देखो भैया फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होता है, अरे इसको ऐसे लिख सकते हो, एच वाई टी ऐसे लिख सकते हो, टी गुना हो जाएगा, तो एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी इनटू, तो एनर्जी होता है जूल, टाइम सेकंड, तो जूल सेकंड पर सेकंड, फिर बोल दी, कहाँ ध्यान है तुम्हारे, कहाँ रहे चिट्टी, तुम उसको वो बोल भी नहीं किया, तो चुपचाप बैठे हुए, ध्यान ही नहीं है, देखो ना मैंने बोला टाइम क्रॉस गुना होगा तो जूल इनटू सेकंड हो जाएगा, जानते हो छोटी बात एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लांक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड, और डायमेंशन भी पूछा हुआ है, डायमेंशन जूल तो एनर्जी का होता है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 निकाले हो, फिजिक्स में तुम लोग निकाले हो, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और टाइम का होता है फिर टी, ओके, तो टी गुना हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर और टी माइनस 1 हो जाएगा, मगर मुट्ठी कह के फुचुकिया हो, ये पावर प्लस 1 है, ये माइनस 2 तो माइनस 1 हुआ, बताओ क्लियर हो गया, अरे क्लियर हुआ, चलो लाइट डिसकंटिन्यूअसली ट्रैवल करता है, लाइट इस एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, हर एक पैकेट की एनर्जी फिक्स होती है और उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, एनर्जी जो होती है हर पैकेट की यानी फोटोन की, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे हटाओगे, ओके, जो एनर्जी आया है बच्चा सुनो बताओ, जो एनर्जी आया है, ये जो एनर्जी आई कितने फोटोन की एनर्जी है, बताओ कितने फोटोन की एनर्जी है, ये एक फोटोन की एनर्जी है, कितने फोटोन की एनर्जी है, एच न्यू, कब बोलोगे इसको, एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू, मान लो मैं बोलूं 10 फोटोन है, कब बोलोगे 10 एच न्यू, और मैं बोलूं कि एक लाइट में 10 फोटोन है, कितना एनर्जी फोटोन, बोलोगे सर एक का एनर्जी अगर एच न्यू है 10 का 10 एच न्यू, मैं बोलूंगा एन फोटोन से लाइट बना हुआ है, एन एच न्यू, तो ये एच न्यू जो है वो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी, याद ना, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटोन की एनर्जी, फोटोन क्या है सर, लाइट की पार्टिकल होती है फोटोन, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, क्लियर हो गया, उसका कोई मास नहीं होता है, बस इतना याद ना, बोला कि लाइट की पार्टिकल है, लाइट की, क्लियर, 6.62 भी लिख सकते हो, 6.63 एग्जैक्टली देखो कितना वैल्यू है, देखो कर लिखा देखो, जो एग्जैक्टली देखो कितना लिखा हुआ है, 6.626 10 का 34 जूल सेकंड, बहुत बड़ी वैल्यू की बहुत छोटी वैल्यू है, अरे माइनस मेरे नानी का नाती, ध्यान से देखकर बोलो ना, ध्यान से देखता नहीं है, मरमुट्टा कहेंगे, देखो थ्योरी पढ़ो, लाइट के केस में फोटोन बोलते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में क्वांटा बोलते हैं, ठीक है, फोटोन याद है, लाइट हम लोग लाइट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल discontinuously in the form of a very small packet called quanta, small packet of energy, क्या बोलोगे, ये रहो, हाँ, तुझको ना देखो तो जी घबराता है, देख तुझको दिल को मेरे चैन आता है, फुरचुकिया के बारे में गाना गा रहे हैं हम, जाएगी एक दिन के लिए, आएगी 2 दिन बाद, electromagnetic radiation travel discontinuously in the form of very small packets of energy is called quanta, quanta, और लाइट के केस में क्या बोलोगे उसको, लाइट के केस में, अरे बोलो ना, फोटोन, यहाँ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लाइट क्वांटा इज कॉल्ड फोटॉन्स, लिख दिया, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड फोटोन इज न्यूट्रल, फोटोन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, फोटोन ट्रेवल एज ए वेव बट एब्जॉर्ब एज अ पार्टिकल, छोड़ो इसको, चिंता नहीं, इसका कोई इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं, तो लाइट का जो पार्टिकल होता है क्या होता है, फोटोन, क्या होता है, हाँ फोटोन, फोटोन, पिट 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 हो चुकिया, हम तो वीडियो से हटाएंगे नहीं चीज को, समझ जाओ, हाँ, बात को जब गहरी बात आती है ना तभी तुम्हारा मन जो है क्या होता है, हाँ
डमाडोल होने लगता है। खा के आई नानी का, बोलती है मेरा मन। चलो, सो ये क्या है पहले बताओ मिस्टर? ये एक फोटोन की एनर्जी है। क्या बोलोगे? यस बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डब्बा में। ओ माय गॉड, बोलो क्या लिखोगे? एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। फोटोन समझे ना? फोटोन, ओके। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल नहीं रही हो? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। E बनिए ना यार, बड़ा समस्या है E के साथ। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ना, जैसे हटाओगे तो ये इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻34 जूल सेकंड। क्लियर हो गया? याद रहेगा? अब अगर n फोटोन है, बताओ कितना है? बताओ, n फोटोन है। इसकी भी एनर्जी E, इसकी भी बहुत गंदा राइटिंग लिखा होता है इसमें, चाहता हूं कि डायग्राम को थोड़ा सा ये अच्छा लगा। अब अच्छा लगा क्या बेटी? बोलो, फुर चुकिया कहेंगे। अकेले अकेले जाती है, अकेले अकेले जाती है नानी के यहाँ। ओके हाँ, अकेले गई आ गए। चलो चलो, सुन रहे हो गाइस? गाइस बेल, चलो एक फोटोन की एनर्जी हो गई। अब बताओ एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फिर ये पूछ चुके मारेंगे। एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, पढ़ाने के टाइम में ध्यान नहीं दे रही हो। एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, ओके। क्या लिखोगे? E इक्वल टू एन एच न्यू, है ना? ये भी है एक n, यहां से क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें एनर्जी, सुनना इस फॉर्मूला को फिर से आप देखो। अभी तो बदतमीजी मुझे पसंद नहीं, तुमको पता है ना बेटे, बदतमीजी पसंद नहीं है। एक फोटोन की एनर्जी क्या पढ़े? अभी बताओ फिर से बताओ। सर E इक्वल टू एच न्यू पढ़ लिया? पढ़ लिए? इसको रहने दो, फ्रीक्वेंसी न्यू छोटा सा, इतना जोर से नहीं बोलो बेटी, गला फट जाएगा। ओके ध्यान दो। एक और हम लोग पढ़े स्पीड ऑफ लाइट, पढ़े थे C इक्वल टू न्यू लेम्डा, पढ़े थे ऐसे रिश्ता पढ़े थे। C इक्वल टू न्यू लेम्डा, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। अभी रिश्ता निकालते हैं, यहां से क्या करो? न्यू को क्या कर लो, न्यू को ये दोनों रिश्ता पता होना चाहिए। अगर जिसको ये रिश्ता पता नहीं है, ये रिश्ता पता होना चाहिए। फिर हम फिर बोल रहे पूछ गया तो तुम बात क्या करी? चुप रहो ना थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए चुप रहो ना, तो मजा आ जाएगा, देखो ना तुम खाली, ठीक है। इक्वल टू एच को रहने दो ऐसे, है ना? इस फ्रीक्वेंसी के बदले में लेम्डा लिखो। क्या लिखोगे? सुनो रे, फ्रीक्वेंसी के बदले में क्या लिखोगे? रे यार न्यू लेम्डा है ना, तो यहां से फ्रीक्वेंसी को अकेला करो ना, क्या होगा? हाँ सी बाई लेम्डा, बकलोली कहाँ रहती है? ओके, तो v इक्वल टू न्यू इक्वल टू हो जाएगा, न्यू इक्वल टू सी बाई लेम्डा। हाँ ये हुआ, इंसान की तरह बोलो, सी बाई लेम्डा। इक्वल टू हो गया एस सी बाई लेम्डा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू कैन रिमेंबर। यू कैन रिमेंबर नहीं, यू मस्ट रिमेंबर, ओके। हाँ यू मस्ट रिमेंबर। कहाँ गई दिल कहाँ गई बेटी? हाँ दिल, ये तुमको याद रखना हर हाल में। ये बताओ, इस वाले रिश्ता से अगर तुमको फ्रीक्वेंसी पता है तो एनर्जी निकल जाएगा, एनर्जी पता है तो ऐसा सवाल ही पूछेगा। अक्सर लेम्डा देता है, क्योंकि लेम्डा वेवलेंथ बताए थे, ओके। अब अलग अलग तुम इस रिश्ता का इस्तेमाल करके तुम अलग अलग वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तुम एनर्जी निकाल सकते हो। तो एनर्जी पता होगा तो वेवलेंथ निकालोगे, वेवलेंथ पता होगा तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। और यहाँ पे एच तो कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ द लाइट, ओके। तो एच तो जानती हो, सॉरी एच कितना होता है? बता, एच होता है सर 6.6626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ओके। और सी क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर, ये तो जानती हो, ओके। अब इसको क्या करना है कि कैलकुलेशन करके मैं तुमको आसान कर देता हूँ काम। देखो मिस्टर गोलू, बदतमीजी कर, ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ ना, देखो हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
फिर बाद में बोलो ना कि बुड्ढा बताया नहीं, बुड्ढा बताया नहीं। ठीक है, बुड्ढा बताया नहीं, बाद में पछताते रह जाओगे बेटा। देखो मैं एक चीज तुमको सिखाता हूँ, आ जाओ। शॉर्टकट में न्यूमेरिकल जब बनाओगे, क्या इसमें सवाल बहुत मिलेगा तुमको, न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो एचसी का वैल्यू मैं तुमको बताता हूँ। एचसी का वैल्यू, किसका वैल्यू? जब दोनों को तुम गुना करोगे ना तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक बोलो 6 त्रिक 18 हुआ, 18.1 की फिर 3 से गुना होगा ना, ये करीब करीब 20 के करीब आ जाता है गुना करने पे। कितना आ जाता है? तो 20 लिख दूंगा मैं ऐसे, और 10 का पावर 8 में 34 घटाओ, 10 का पावर 26, समझिए? यानी कि 20, 10 का 20 को अलग कर दो, क्या लिखोगे एचसी का वैल्यू? एचसी का वैल्यू बोलो, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, टाइम नहीं लगाएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारा। 2 गुने 10 का पावर 25 कर देता हूँ, -25 है ना, -25। एच की यूनिट हो गए जूल सेकंड, सी के हो गए जूल सेकंड, सी की हो गए मीटर पर सेकंड, मीटर खत्म, जूल मीटर, जूल मीटर। ये न्यूमेरिकल लगाने में जब भी तुमको एक चीज मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। अगर क्वेश्चन में वेवलेंथ मीटर में दिया हुआ, वेवलेंथ किसमें दिया हुआ? मीटर में, और एनर्जी निकालना जूल में, सीधे तुम मीटर में दिया, अगर वेवलेंथ दिया हो ना वेवलेंथ, तो तुम एससी का वैल्यू डायरेक्टली, तुमको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे एससी का वैल्यू रख दोगे। क्या बोले हम, समझाया? अरे अटकी की सटकी, मैंने ये तुमको कैलकुलेशन ऑलरेडी करके मैंने दे दिया है। जैसे एक सवाल देता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा, बुड्ढी कह के। देखो एग्जांपल देता मैं, तुमको बोलूं कि एक लाइट है जिसका वेवलेंथ जो है, उसका वेवलेंथ, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ जो है वो तुमको दिया हुआ है, सुन रही हो, 4 × 10⁻⁹ मीटर, ये दिया हुआ। लो -7 मीटर, लो -7 नैनोमीटर है ना, यानी कि 400, हम लोग कितना लेते हैं, 400 नैनोमीटर ना, 400 450 नैनोमीटर लो तो 450 नैनोमीटर, हाँ या ऐसे ले लो। क्या लिखोगे जल्दी बताओ, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 500 कर लो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 500 नैनोमीटर। चलो बताओ 500 का क्या लिखोगे? 2 ऐसे 2 और 10 नैनोमीटर का 10 का -9 हो जाएगा, तो कितना होगा? ऐसे तो लिखे थे एग्जांपल, बैठ -7 मीटर, मीटर में बदल दिया। और हमको क्या करना है? एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? तो फॉर्मूला पर क्या है? एससी बाय लैम्डा। एससी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, 2 × 10 का पावर -25 जूल मीटर, बोलो। और ये 5 × 10 का पावर -7, समझे? अरे बोलो ना, बोलने में बीमारी पकड़े हुआ है। 1 जीरो ले लो, 20 ले लो, 1 जीरो मैं लगा रहा हूँ, पूछो क्यों ले रहा हूँ? नीचे ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए ना, तो 20/5 कर दें, और 10 का पावर -26 हो गया। कितना हो गया बताओ? तो कहीं नहीं होगा, मगर मिट्टी कहीं की, मगर मिट्टी हो तुम, मीटर मीटर कट गया, कुछ समझे कि नहीं? 20 यहाँ लिया ना, तो 1 जीरो यहाँ -26 कर दिया, -26 +10 तो वही नहीं हो जाएगा। अब घटाएंगे, जूल मीटर मीटर कट गया, 5 का 20, अरे घटाओ तो ये जाएगा तुमको 26 -18 -19, 10 का पावर -19 जूल हो गया। ये हो गया एनर्जी इतना, ठीक है, ये एनर्जी आया, समझा? बोलिए ना रहा है। तो ये एससी की वैल्यू निकालना मैंने तुमको सिखा दिया, तो तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा होता है, एंड कभी भी तुमको लैम्डा एसआई नोट रख दोगे मीटर में, तो ये जूल में आंसर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? जूल में। एक और चीज बताता हूँ, ये एनर्जी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी होती है। तो एक एनर्जी की एक और यूनिट होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है जल्दी बोलो? एनर्जी की एक और, सुनो सुनो ले, सुन रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ो तो इसको पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको शॉर्टकट में से लिखते हैं ई बड़का भी, ये बड़का भी है ऐसे, ठीक है, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। क्यों सर, कैसे क्यों है ये बताइए, तो बताइए। इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, बस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सुना है ना इसका तुम लोग? हाँ बताता हूँ कैसे है। इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। वोल्ट क्या होता है? तुम एक बचपन में एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े थे ऐसे 100 साल पहले, याद करो, V = W/Q, पढ़े हो? V क्या है? वोल्टेज। V क्या है? मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर तुम लोग रोना शुरू करो, पहले जाओ। तो V = W/Q, तो W = क्या हो जाएगा? Q × V, भाई Q × V या Q × V। सर V क्या है? V क्या है बताओ? वोल्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, याद आया? ओके, इसका SI यूनिट वोल्ट होता है। और W तो जानते हो, एनर्जी जूल में, वर्क डन, एनर्जी भी बोल सकते हो उसको, और वर्क भी बोल सकते हो, दिक्कत
बोले थे ना, बोले थे इसकी एनर्जी का यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और क्यू को कौन बच्चा नहीं जानता है, चार्ज, जिसके साइन यूनिट क्या होती है, कूलम। बचपन से पढ़े कि नहीं पढ़े हो? तुम बताओ, जब चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी मिल जाएगा। अरे बोलो ना यार, अगर तुमने इफ सुनो क्यू की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 10 19 माने 1 ई, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10 19 कूलम। क्लियर हो गया? अब वोल्ट मान लो कि एक वोल्टेज लगा दिया तुमने, एक वोल्ट लगा दिया, एक वोल्ट लगा दिया, तो बताओ एनर्जी कितना हो जाएगा, बताओ V W = क्या हो जाएगा, 1 कूलम। बोल रही हो 1 कूलम? अरे बोलो ना, चार्ज 1 कूलम, 1 कूलम नहीं, वही कितना बताओ, 1.6 10 19 कूलम। और वोल्टेज हो गया 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, वोल्ट का होता है जूल पर कूलम, कूलम कूलम। तो इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 19 जूल। कई बार पूछा हुआ है। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। क्यों होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया और वोल्ट हो गया वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज का होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज का होता है एनर्जी। ओके, और क्लियर हो गया? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10 19 जूल होता है। फिर मैं बोला सर, बोले सर 1 कूलम में ना, सर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना होता है 1.6 × 10 19 कूलम। ओके, वो हो गया चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 19 कूलम चार्ज हो गया। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर पूछेंगे, यानी कि 1 वोल्ट का वोल्टेज है, ओके, तो उसमें एनर्जी बन जाएगा, जूल बन जाएगा। बस खाली उस कूलम को हटा कर दोगे जूल, तो ये जूल एनर्जी का यूनिट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही है, याद में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पहले से ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरी बात, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है सर? वही 1.6 × 10 19 जूल होता है। अगर तुमको जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अभी जो तुम सवाल बनाई वाला सवाल बनाए ना, अगर तुम चाहते हो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे, किसमें लिखे, तो क्या करोगे, 1.6 × 10 19 से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। नहीं समझ आया? कर दो, लो करो, ये पे करो, करो। सर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को निकालना है, क्या निकाले, 4 × 10 19 जूल निकाले ना, तो इसको क्या करो, क्योंकि तुम जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10, तो 1 जूल में बट्टा में चला जाएगा भैया, तो बात करो, ये बोलो ना, 1.6 × 10 19 बोल रही हो, बोलो ना, जूल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। काटो, कैंसिल, काटो, 40/16, काटो काटो काटो, कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो गया 4 दाएं 40, मैंने कि यानी 8/8 और 5 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो हो गया, क्लियर हो गया? तो ये इलेक्ट्रॉन बोलने में अच्छा भी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है एनर्जी की, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अक्सर एनर्जी निकाला जाता है। अब इससे भी आसान तरीका तुमको बताएंगे हम, ठीक है? तो बच्चा क्या करेगा, पहले सुनो, क्वेश्चन में लेमडा दिया रहेगा, ओके, तो लेमडा देकर के पहले क्या करेगा, पहले उसको मीटर में लिखेगा, नैनोमीटर में हो या एंगस्ट्रॉम में, कुछ में मीटर में लिखेगा, फिर मीटर में लगाकर फिर एसई वाला फॉर्मूला लगाकर फिर जूल में निकालेगा। और अक्सर तुमको हमेशा आंसर किसमें रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर जूल वाले को वो क्या करेगा, 1.6 × 10 19 से डिवाइड करेगा। नहीं समझे? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है इतना। समझ में आया? एक तरीका अपने पास और है, एससी का वैल्यू क्या होता है, 12420 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रॉम में ये चाहिए। ये तुम याद रखो, सीधे सीधे आंसर आएगा, मैंने कैलकुलेशन कर लिया लेवल, ठीक है, 12420 एंगस्ट्रॉम। ये तुमको एससी में ये दो, अगर लेमडा मीटर में दिया होता है इस्तेमाल कर लोगे, कभी दिया नहीं रहेगा, अक्सर ये दिया रहेगा। ओके, तो ये एससी का तुम हिसाब लो, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और नैनोमीटर में लिखोगे इसको 12442 कर दोगे, 1242, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। बस खत्म, ये चीज हमको बताना था, बस हो गया। तुमको ये वैल्यू इस्तेमाल करना है सवाल में या ये इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब यही सवाल तुम जो अभी दिखा रहा हूं आंसर आ जाएगा। ये सीधे वैल्यू है, मैंने कैलकुलेशन करके रख दिया है पूरा। तुम चाहो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू रखोगे 1.6 × 10 19 जूल, एंगस्ट्रॉम का लिखोगे 10 मीटर, सॉल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा, करके देख लो तो, ठीक है। अरे समझे? जैसे तुम क्या करो, मैंने कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू बताओ कितना है, 12420 रहने दो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू बोलो 1.6 10 19 जूल, और एंगस्ट्रॉम का वैल्यू बोलो 10 मीटर, और आ गया। अब कैलकुलेशन करो इसको, कितना हो जाएगा सोचो, 0 0 कैंसिल, 0, कितना हो गया, 16 16 दूना 32, 16 चौका 64 और 3 67,
कितना हो गया 6, 16 दूना 32, 32 और 6 38, हाथ में 3, 16 16 16 3 19 हो गया। अरे 19 हो गया। अरे इंटू 10 का बार बताओ कितना हो गया -29। क्या जीरो लो 1 2 3 4 1.9872 10 का पावर -25 हो गया। 25 देखो तो ये तो 2 के करीब ना आ गया। देखो ना आ गया ना। ये चेक मैंने कर दिया तुम्हारे सामने, चेक कर दिया, हो गया। ये वैल्यू तुमको याद रखना। अब ये जो सवाल तुम बनाए थे दो, ये सवाल इसमें क्या है, ये जो सवाल तुम बनाए थे ना, आप पहले क्या किए थे, लेमडा को पहले मीटर में बदल लेते हैं। किसमें बदल लेते हैं? फिर तुम क्या किए थे कि एससी का वैल्यू रखे थे, मीटर में कन्वर्ट करके लेमडा का वैल्यू पहले में कन्वर्ट करके आंसर आया जूल में। हमको आंसर हमेशा निकालना है किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर तुमने उस जूल को भाग कर दिया, तब आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मेरे पास अपना तरीका कैसा, यह तरीका। अभी मैंने तुमको ये पढ़ा दिया। अब मैंने बोला लेमडा, सुनो मैंने क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन दिया लेमडा जो है वो 500 नैनोमीटर है। कितना नैनोमीटर बताओ, नैनोमीटर भी दे दिया है। तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दो, सीधे सीधे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो एनर्जी निकालना है, एससी बाय लेमडा पढ़े हो, बताओ एससी का वैल्यू कितना, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और उसके बाद नीचे में कितना है 500, इसको बदलने की जरूरत नहीं है तुमको, नैनोमीटर। अब 5 से काट दो, हो गया 5 दूना 10, 10 में लड़ा के दो कट रहा है, तो है ना 5 दूना बोल रही हो 5 का 20, 5 बोलो 5 5 25 करीब इतना आ जाएगा। लो आ गया 5 5 25 करीब कर दिए, अगर 2 जीरो भी तो है, 2 जीरो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ऐसे भी आ गया। ये तुम्हारा काम आसान करेगा। ये कैसे किया समझे, ऑलरेडी कैलकुलेशन करके हम तुम्हारे पास रख दिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने ये जो चीज तुम लिखो ना, ये वाला यहाँ पर जो लिखे वाला चीज लिखो ना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है हमारे लिए, पूछो क्यों, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में या तो लेमडा एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा या तो लेमडा नैनोमीटर में दिया रहेगा। समझे बात को। और तुमको आंसर एनर्जी जूल में नहीं चाहिए, बल्कि तुमको आंसर किसमें, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना होता है अक्सर। तो तुम क्यों करोगे, तुम पहले लेमडा को सर नैनोमीटर में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करोगे, पहले लेमडा दिया नैनोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर आंसर आएगा जूल में एनर्जी, और फिर तुम उसको 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करो, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। उससे अच्छा है कि तुम्हारे पास ये तरीका ने बता दिया। 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में और 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। समझे, ये डेटा याद रखना बस डायली है। ये तुमको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तुमको लग रहा मजाक लग रहा है थोड़ा देर के लिए, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा देर के लिए किया है, इसलिए किया तुम्हारे लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। वेव क्या होता है समझा दिया आपको, लिखो नोट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11